द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना। पाकिस्तान की समस्या सभी के लिए सिरदर्द बन गई है। दूसरों की तरह मैं भी इससे परेशान हूँ। मैं खेद सहित ये कहे बिना नहीं रह सकता कि इसमें मेरा कितना अधिक समय लगा है, जिससे मेरी कई साहित्यिक कृतियों में विलंब हुआ है और समयाभाव में ये साहित्यिक कार्य स्थगित करना पड़ा है, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अतएव मैं आशा करता हूँ कि ये द्वितीय संस्करण अंतिम ही होगा। मुझे भरोसा है कि जब तक ये समाप्त होगा, उससे पहले ही या तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा अथवा इसे वापस ले लिया जाएगा। अंग्रेजी पुस्तक का ये द्वितीय संस्करण प्रथम संस्करण से 4 बातों में भिन्न है। प्रथम संस्करण में मुद्रण की अनेक त्रुटियां रह गई थी, जिन्हें लेकर बहुत से पाठकों और समीक्षकों को भी शिकायत हुई। इस संस्करण को तैयार करने में मैंने यथासंभव सतर्कता बरती है, ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश न रह सके। पहले संस्करण में केवल 3 भाग थे। 5वां भाग अब अतिरिक्त जोड़ा गया है। इसमें पाकिस्तान की समस्या को लेकर विभिन्न मुद्दों पर मेरा अपना दृष्टिकोण शामिल है। ये इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि प्रथम संस्करण को लेकर आलोचना की गई थी कि जहां मैंने पाकिस्तान की समस्या के बारे में लिखा है, वहां ये नहीं बताया कि इस विषय पर मेरा अपना दृष्टिकोण क्या है। एक और पहलू से भी ये संस्करण पहले संस्करण से कुछ अलग है। प्रथम संस्करण में जो मानचित्र थे वे इसमें भी हैं, साथ ही परिशिष्ट बढ़ा दिए गए हैं। इस संस्करण में मैंने एक अनुक्रमणिका भी जोड़ी है, जो प्रथम संस्करण में नहीं थी। इस पुस्तक में एक वास्तविक कमी की पूर्ति हुई है। मैंने देखा है कि इसमें प्रस्तुत विचारों, मतों और तर्कों का किस तरह लेखकों, राजनीतिज्ञों और समाचार पत्रों के संपादकों ने अपने अपने पक्ष समर्थन में उपयोग किया है। मुझे खेद है कि उन्होंने मात्र तर्क ही नहीं, बल्कि पुस्तक की भाषा को भी ज्यों का त्यों ले लिया है, किंतु सूत्र को स्वीकार करने की भी शालीनता नहीं बरती। परंतु ये एक ऐसा मामला है जिसकी मैं परवाह नहीं करता। मुझे प्रसन्नता है कि ये पुस्तक भारतीयों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है, जो पाकिस्तान की जटिल समस्या का सामना कर रहे हैं। ये तथ्य है कि श्री गांधी और श्री जिन्ना ने अपनी हाल की वार्ता में विषय की प्रामाणिकता के तौर पर इस पुस्तक का उल्लेख किया है, जिससे लाभ उठाते हुए अध्ययन किया जा सकता है। इससे इस पुस्तक को सार्थकता सिद्ध होती है। पुस्तक के नाम से ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के बारे में एक सामान्य सा खाका खींचा गया है, जबकि इसमें उसके अलावा और बहुत कुछ है। ये भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति के सांप्रदायिक पहलुओं की एक विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है। इसका एक मकसद पाकिस्तान के क ख ग पर प्रकाश डालना भी है, अतः पुस्तक पाकिस्तान पर शोध प्रबंध मात्र नहीं है। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति से संबंधित सामग्री इतनी विपुल और विविध है कि उसे भारतीय राजनीति की एक झांकी कहा जा सकता है। इस पुस्तक से हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से अप्रसन्न हुए, जबकि दोनों की अप्रसन्नता के कारण अलग अलग हैं। इस पुस्तक से जुड़ी इस प्रतिक्रिया पर मुझे कोई खेद नहीं है। हिंदुओं ने इसे अस्वीकार किया है और मुसलमानों ने भी अपने पक्ष में नहीं माना है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें किसी के प्रति दुर्भावना व्यक्त नहीं की गई है और ना ही अपनी वैचारिक स्वतंत्रता और निर्भीक दृष्टिकोण के चलते ये किसी पक्ष विशेष का पोषण करती है। कुछ लोग इसलिए क्षुब्ध हैं कि मैंने जो कुछ कहा है उससे उन्हें आघात पहुंचा है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने किन्हीं व्यक्तियों या समुदायों को आहत करने की आशंका से स्वयं को मुक्त रखा है, और मैंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि किसी व्यक्ति का अभिमत, चाहे वह व्यक्ति कितना ही सम्मानित क्यों न हो, कहाँ तक आहत होगा। ये राह चुनने के लिए मुझे अक्सर खेद की अनुभूति तो हुई, किंतु पश्चाताप कभी नहीं हुआ। जिन लोगों को क्षोभ हुआ हो, वे मुझे यह सोचते हुए अवश्य ही क्षमा कर देंगे कि मेरे उद्देश्य में ईमानदारी और निष्पृहता रही है। मैं दावा तो नहीं करता कि मैंने तटस्थ भाव से लिखा है, परंतु मेरा विश्वास है कि मैं पूर्वाग्रह मुक्त रहा हूं। कोई भी भारतीय जब वह अपने देश की बात करता है और वर्तमान स्थितियों के बारे में सोचता है, तो उसके लिए सर्वथा शांत और पूरी तरह संयमित रहना असंभव सा लगता है। पाकिस्तान के प्रश्न पर विचार करते हुए मेरा उद्देश्य स्थिति का सारगर्भित और वास्तविक चित्र प्रस्तुत करना ही रहा है। मैंने इस पुस्तक में दोनों ही समाजों की ताकत और कमजोरियों पर निष्पक्ष रूप से प्रकाश डाला है। मैंने दुराग्रही और अव्यवहारिक नीति से उत्पन्न होने वाले शरारती पहलुओं पर भी पूरा प्रकाश डालने का प्रयास किया है। राज्य की सत्ता और राष्ट्रवाद अंतर्निहित विरोधी ताकतों के बीच संघर्ष के बारे में इतिहास का साक्ष्य संदिग्ध भले ही न हो, अनिश्चित अवश्य रहा है। जैसा कि फ्रेडमैन ने कहा है, कोट,
एक भी ऐसा आधुनिक राज्य नहीं है जिसने कभी न कभी किसी राष्ट्रीय समुदाय को अपनी सत्ता के अधीन रहने के लिए बाध्य न किया हो। स्कॉट्स, ब्रिटन्स, कैटलिस, जर्मन, पोल्स, चेकोस्लोवाकियंस, फिन्स सभी कभी न कभी अपने से अधिक शक्तिशाली राज्य का बलात् और अनिच्छापूर्वक आधिपत्य मानने पर बाध्य हुए हैं। ग्रेट ब्रिटेन अथवा फ्रांस में तो ताकत के प्रयोग ने राज्य सत्ता और राष्ट्रीय सामंजस्य में सहयोग और समन्वय भी स्थापित किया, परंतु जर्मनी, पोलैंड, इटली और कई अन्य मध्य यूरोपीय और बाल्कन देशों में राष्ट्रीयता की ताकतों ने तब तक विश्राम नहीं लिया जब तक कि उन्होंने राज्य की अधीनता की श्रृंखलाओं को तोड़कर अपना पृथक राज्य नहीं बना लिया। अनकोट। पिछले संस्करण में मैंने उन देशों के अनुभवों का वर्णन किया था जिन्होंने राष्ट्रीयता का निर्दयतापूर्वक दमन किया और इस प्रयास में वे स्वयं समाप्त हो गए। इस संस्करण में मैंने अन्य देशों के अनुभवों का चित्रण कर ये दिखाया है कि भिन्न भिन्न विचारों वाली विभिन्न जातियां यदि चाहें तो आपस में मिलकर एक रह सकती हैं। ये भी कहा जा सकता है कि दोनों समुदायों या पक्षों को परामर्श देने में मैंने बहुत ही भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह एक चिकित्सक निष्क्रिय अंग का उपचार करने के लिए उस पर अंकुश मारता है, उसी तरह ऐसे भारतीयों को जो आत्मसंतुष्ट हों, चाहे निद्रा में हों, निशंक हों, चाहे अनभिज्ञ ना हों, यह महसूस कराना है कि उनके परिवेश में क्या घटित हो रहा है। आशा है मेरे प्रयास का अपेक्षित प्रभाव होगा। मैं इस प्रस्तावना का समापन खालसा कॉलेज बम्बई के प्रोफेसर मनोहर बी चिटनिस और श्री के.वी. चिन्ने को धन्यवाद दिए बिना नहीं कर सकता, जिन्होंने उन सभी मुद्रण और लिपिकीय भूलों को दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया है जो प्रथम संस्करण में रह गई थीं, और इस बात पर ध्यान दिया है कि यह संस्करण ऐसे सभी दोषों से सर्वथा मुक्त हो। मैं अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए भी प्रोफेसर चिटनिस का आभारी हूँ, जिससे निश्चय ही पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि होगी। B.R. अम्बेडकर, 1 जनवरी 1945, 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। आमुख। ये कहा जा सकता है कि जिस लंबी प्रस्तावना के साथ ये कृति प्रारंभ हो रही है उसके बाद किसी आमुख की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक उपसंहार इसके साथ जोड़ा गया है और इसलिए मैंने ये सोचा कि आमुख भी इसके साथ दिया जाए। प्रथमतः इसलिए क्योंकि उपसंहार को आमुख द्वारा संतुलित किया जाना जरूरी है, और दूसरे इसलिए भी कि ये आमुख मुझे इस बात का अवसर देगा कि थोड़े से शब्दों में मैं इस रचना की व्युत्पत्ति को उन लोगों के सामने रख सकूं जो ये जानने के लिए उत्सुक हों, और पाठक के सम्मुख उन मुद्दों का महत्व स्पष्ट कर सकूं जो इसमें उठाए गए हैं। उत्सुक व्यक्ति को ये बताना उचित होगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से पुकारा जाने वाला एक राजनीतिक संगठन, जिसे ILP के संक्षिप्त नाम से संबोधित किया जाता है, पिछले 3 वर्ष से अस्तित्व में है। ये कोई पुराना या भारी भरकम संगठन नहीं है जो राजनीति में परिपक्व हो जाने का दावा कर सके। अन्य राजनीतिक संगठनों की तुलना में ILP युवा है, समुचित रूप से सक्रिय है और किसी टोली अथवा किसी लाभ के लिए सक्रिय नहीं है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान पर लाहौर प्रस्ताव पारित किए जाने के तत्काल बाद ILP की कार्यकारी परिषद की बैठक इस बारे में विचार करने के लिए आयोजित की गई थी कि पाकिस्तान की परिकल्पना को लेकर क्या रवैया अपनाया जाए। कार्यकारी परिषद ने देखा कि पाकिस्तान की कल्पना के पीछे जो विचार निहित है उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। वस्तुतः परिषद पाकिस्तान की योजना के प्रति आकर्षित हुई क्योंकि इसका तात्पर्य सांप्रदायिक समस्या के समाधान हेतु जातीय राज्यों के निर्माण से था, किंतु परिषद ने उस समय पाकिस्तान के मामले पर अपनी राय देने में स्वयं को अक्षम महसूस किया। अतएव ये निश्चय लिया कि इस प्रश्न का अध्ययन करने और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति का सभापति मैं स्वयं था और प्रिंसिपल M.V. डोंडे BA, श्री S.C. जोशी MA LLB एडवोकेट OS MLSC, श्री R.R. भोले BSc LLB MLA, श्री D.G. जाधव BA LLB MLA और श्री A.V. चिन्ने BA MLA सभी ILP से संबंधित इस समिति के सदस्य थे। बम्बई नगर निगम के सदस्य श्री D.B. प्रधान ने समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। समिति ने मुझसे पाकिस्तान पर एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा। यह कार्य मैंने किया और इसे ILP की कार्यकारी परिषद को पेश किया, जिसने ये निर्णय लिया कि प्रतिवेदन को प्रकाशित किया जाए। यह निबंध जो अब प्रकाशित हो रहा है वही प्रतिवेदन है।
इस पुस्तक का उद्देश्य पाकिस्तान के बारे में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को अपने ही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस खंड में सभी आवश्यक और संबद्ध सामग्री ही संकलित नहीं की, अपितु 14 परिशिष्ट तथा 3 मानचित्र भी जोड़े हैं, जो मेरे विचार में इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बाद के पृष्ठों में संग्रहित सामग्री का अवलोकन ही पाठक के लिए पर्याप्त नहीं होगा, उसे उस पर ध्यान भी देना होगा। उसे उस चेतावनी को भी हृदयंगम करना चाहिए जो कार्लाइल ने अपनी पीढ़ी के अंग्रेजों को दी थी। उन्होंने कहा था, कोट, इंग्लैंड की मेधा जो कभी तूफानों की छाती चीरकर आगे उड़ान भरते जाने वाले बाज समान थी, जिसे अपने शौर्य पर गर्व था और जो विश्व को चुनौती देती थी, वह अब सूरज की ओर उड़ान नहीं भर रही है। इंग्लैंड की इस मेधा की सोच उस शतुरमुर्ग की तरह लालची हो गई है जो पास पड़े चमड़े तक को निगलने को आतुर रहता है। उसे चाहे जो भ्रांतियां हों, एक दिन तो उसे जागना ही पड़ेगा, भले वह कितने ही समय तक अपना सिर धरती में गड़ाए रहे। उसे एक दिन जागना ही है। मनुष्य और देवता ने हमें जगाया है, हमारे पूर्वज भी हमें सतत जागरण का संदेश दे रहे हैं। अनकोट। मेरा विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये चेतावनी हम भारतीयों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि कभी अंग्रेज़ों के लिए थी, और यदि भारतीयों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वे अपने लिए संकट को ही आमंत्रित करेंगे। मैं एक शब्द उनकी प्रशंसा में भी कहूँगा जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में मेरी सहायता की है। श्री M.G. टिपनिस, DCE, कला भवन, बड़ौदा, और श्री छगन लाल S. मोदी ने मेरी बड़ी सहायता की है। श्री टिपनिस ने मानचित्रों को तैयार करने में और श्री मोदी ने पांडुलिपि को टाइप करने में सहायता की। मैं इस कार्य के लिए उन दोनों का ही आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने विशुद्ध स्नेह के वशीभूत किया है। अपने मित्रों श्री B.R. काटरेकर और श्री K.V. चिन्ने का भी विशेष रूप से उस श्रम के लिए धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने प्रूफ शुद्धि और मुद्रण के निरीक्षण सरीखे अरुचिकर और शुष्क कार्य को संपन्न करने हेतु किया है। B.R. अम्बेडकर, 28 दिसंबर 1940, राजगृह, दादर, बंबई 14। प्राकथन। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान पर प्रस्ताव को लेकर भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक संक्रामक रोग का मामला मानते हैं जिससे एक नया राष्ट्र अपनी एकता और शक्ति की स्थिति में ग्रस्त होता है। अन्य लोग इसे मुस्लिम मानस का एक स्थायी ढांचा मानते हैं और एक अस्थायी चरण मात्र नहीं समझते, और परिणाम स्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न हैं। ये प्रश्न निश्चय ही विवादास्पद है। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और ऐसा कोई तर्क नहीं बचा है जिसका इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे को खामोश करने के लिए उपयोग न किया हो। कुछ लोगों की दलील है कि भारत को 2 राजनीतिक सत्ताओं में पृथक राष्ट्रीय राज्यों के रूप में विभाजित किए जाने की ये मांग कल्पनातीत है। अन्य हैं जो देश की एकता को खंडित करने के इस बेलगाम प्रयास से बहुत चिंतित हैं, और इस बारे में उनका ये दावा है कि देश शताब्दियों से अखंड रहा है, कि उनका आक्रोश उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति से भी रोकता है। कुछ अन्य हैं जिनका मत है कि इसे गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और वे इसे एक नगण्य सी बात मानकर उपमाओं और रूपक अलंकारों के सहारे इस कल्पना को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान के बेतुकेपन को साबित करने के लिए वे जो कतिपय तर्क देते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: आप सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर को ही तो नहीं काट देते। 2 महिलाओं के बीच एक बच्चे को लेकर उठे विवाद से कि उसकी माँ कौन है, आप बच्चे को काटकर उसके 2 टुकड़े तो नहीं कर देंगे। यदि कोई निरपेक्ष व्यक्ति इस भावनात्मक विवाद में जड़ता, उत्तेजना, बेहूदगी अधिक तथा समझ, ज्ञान और गांभीर्य कम देखता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरी स्थिति इस लिहाज से बेजोड़ भले ही ना हो, सुनिश्चित अवश्य है। मेरे विचार में पाकिस्तान की मांग मात्र राजनीतिक असंयंत्रता का परिणाम नहीं है जो समय के साथ समाप्त हो जाए। मैंने जिस रूप में स्थिति का अध्ययन किया है उससे मुझे लगता है कि जिस प्रकार शारीरिक वृद्धि के साथ साथ चरित्र की वृद्धि होती है, उसी प्रकार मुस्लिम जनता के राजनीतिक विकास के साथ साथ पाकिस्तान की मांग प्रबल हो रही है। स्वाभाविक अस्तित्व की प्रक्रिया में ये मांग बनी रहेगी या नहीं, ये तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष में सक्रिय होने वाली ताकतों पर ही निर्भर करेगा। मैं पाकिस्तान से विचलित नहीं हूँ,
ना ही मुझे इस बारे में रोष है और ना ही मेरा ये विश्वास है कि ये मांग उपमाओं या रूपक अलंकारों से ध्वस्त हो जाएगी। जो लोग इसे रूपक अलंकारों के बल पर मिटा देने में विश्वास करते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ असंगत है वह मात्र पद्यात्मक आवरण से ही तो संगत नहीं बन जाता, और रूपक अलंकरण तो कोई तर्क नहीं है। यद्यपि कभी कभी ये बारूद बन जाता है जो किसी को रास्ते पर लाकर एक याद मात्र छोड़ सकता है। मेरे विचार में जिस योजना के पीछे भारत के 90% मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी हों, भले ही उनका उत्कट समर्थन हो, तो भी उसे एकदम अस्वीकार कर देना ना तो बुद्धिमानी होगी और ना ही संभव होगा। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान के मामले में उसके सभी पहलुओं का अध्ययन करना, उसकी परिणतियों को समझना और उसके बारे में कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना ही उचित होगा। इस समग्र परिप्रेक्ष्य में कोई भी पाठक ये जरूर पूछ सकता है, क्या पाकिस्तान पर यह पुस्तक इतनी सामयिक है कि इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिस तरह स्वस्थ रहने के लिए मौसमी फल खाना जरूरी होता है? यदि ये सामयिक है तो क्या पाठनीय भी है? ये स्वाभाविक जिज्ञासाएं हैं और एक लेखक जिसका उद्देश्य पाठकों को आकृष्ट करना है, उनके निदान या निराकरण के लिए प्राकथन का उपयोग कर सकता है। जहां तक पुस्तक की सामयिकता का सवाल है, इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि स्वयं भारतीयों द्वारा भारत के प्रति सोचने के ढंग में पिछले 20 वर्षों में पूरी तरह बदलाव आया है। भारत का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर आर्नोल्ड डॉयनबी ने 1915 में लिखा था, कोट, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राजनयिकों ने भारत को एक ऐसी सुंदरी की उपमा दी जो लज्जालु भाव से सो रही थी और जिसके जागने पर उसे लुभाने का ब्रिटेन को पारंपरिक अधिकार था। अतएव उसने वहां कांटों की बाढ़ खड़ी कर दी ताकि मरुस्थल में उसकी खोज करते लुटेरों से उसकी रक्षा हो सके। अब यह राजकुमारी जग उठी है और किसी को अपना हाथ थमाने का दावा कर रही है, जबकि लुटेरों ने स्वयं को सुसम्मानित भद्रजनों में परिवर्तित कर दिया है। ब्रिटिश कांटों की बाढ़ उनकी राह रोक रही है। जब उन्होंने शालीनता से उसे हटाने का हमसे अनुरोध किया है, तो हमारा सहमति व्यक्त करना ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि वे तब तक ये मांग नहीं करेंगे जब तक कि स्वयं को उसे लागू करने में समर्थ नहीं पाते, और यदि हम इनकार करेंगे तो टकराव होगा और भारतीय राजकुमारी की सहानुभूति हमारी ओर नहीं होगी। अब वह जाग उठी है और अपने पड़ोसियों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वह हमारी सहायता के बिना तथा किसी भी धमकी या चेतावनी का सामना करने के लिए झिड़क देने में स्वयं को सक्षम समझती है, और वह भी उनके समान ही कांटों की उस बाढ़ से उद्विग्न हो रही है जो उसे उसके उद्यान तक सीमित किए हुए हैं। यदि हम उसके साथ चतुराईपूर्ण व्यवहार करेंगे तो ब्रिटिश आध्यात्मिक भ्रातृत्व भाव से स्वयं को अलग करने का विचार भारत कदापि नहीं करेगा। परंतु यह अपरिहार्य है कि वह यानी भारत अपने ढंग से अधिकाधिक स्वतंत्र जीवन यापन करे और अपने पड़ोसियों से सीधा संपर्क कर एंग्लो सैक्सन राष्ट्रकुल के उदाहरण का अनुगमन करे। अनकोट। हालांकि लेखक अंग्रेज है, पर उसने 1915 में ही जो दृष्टिकोण व्यक्त किया था वह वही है जो जाति अथवा मत के भेदभाव बिना सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू होता है। अब इस भारत के बारे में, जो कि प्रोफेसर टॉयनबी की सुप्त सुंदरी है, में भारतीयों का मत क्या है? इस सवाल पर किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता कि जिन्होंने इस सुप्त सुंदरी को देखा है, हाल के वर्षों में इससे व्यवहार किया है, वे ये महसूस करते हैं कि ये सुंदरी अद्भुत है और उस दिव्य राजकुमारी से सर्वथा भिन्न है जैसा उसके बारे में सोचा गया है। वह दोहरे व्यक्तित्व वाली एक उन्मादी युवती है, आधी मानव आधी पशु। वह सदैव अपने दोनों स्वरूपों में सतत टकराव के कारण अलोड़ित रहती है। उसके दोहरे व्यक्तित्व के बारे में यदि कोई संदेह था तो वह मुस्लिम लीग के उस प्रस्ताव से दूर हो गया जिसमें भारत को पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बांटने की मांग की गई है, ताकि दोहरे व्यक्तित्व के जो आलोड़न इसे एक में बांधे रहने के कारण है, हमेशा के लिए दूर हो सकें। इस तरह वे एक दूसरे से पृथक होकर अपने पृथक घरों में रह सकेंगे और अपनी अपनी संस्कृतियों, हिंदू और मुस्लिम, के अनुरूप सौहार्दपूर्वक रहेंगे। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं उठ सकता कि पाकिस्तान एक ऐसी योजना है जिस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। मुसलमान इस योजना पर विचार करने के लिए दबाव डालेंगे।
ब्रिटेन राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण पर अपनी सहमति देने से पहले ये आग्रह करेगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच किसी न किसी प्रकार का समझौता हो जाए। इसके लिए ब्रिटेन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिटेन आक्रामक बहुसंख्यक हिंदू को सत्ता सौंपने और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर अल्पसंख्यकों से अपनी इच्छानुसार निपटने की सहमति नहीं दे सकता। इससे साम्राज्यवाद का अंत नहीं होगा, इससे तो एक और साम्राज्यवाद का उदय हो जाएगा। अतएव हिंदू समाज को पाकिस्तान के बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान देना पड़ेगा। यदि पाकिस्तान की योजना पर विचार किया जाता है और उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखना ही होगा। पहला मुद्दा यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों को इस विषय पर आपस में बातचीत करके कोई उचित हल निकालना चाहिए। इसमें वे किसी की सहायता नहीं ले सकते। निश्चय ही वे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि ब्रिटेन उनके लिए इसे तय करे। ब्रिटिश साम्राज्य के दृष्टिकोण से जब तक वे सब साम्राज्य के तहत रहने में संतुष्ट हैं, उसमें ब्रिटिश सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है कि भारत अविभाज्य रहे या दो भागों पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, अथवा 20 भाषीय भागों में जैसा कि कांग्रेस की योजना है बंट जाए। ऐसे क्षेत्रीय विभाजन से ब्रिटेन प्रभावित नहीं होगा, इसलिए ब्रिटेन को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि हिंदू यह आशा करते हैं कि ब्रिटेन पाकिस्तान की मांग को दबाने के लिए बल प्रयोग करेगा, तो यह असंभव है। बल प्रयोग करना उपचार नहीं है। अमरीकी उपनिवेशों पर दबाव से संबंधित अपने भाषणों में बर्क बहुत पहले ही बल प्रयोग की निरर्थकता पर प्रकाश डाल चुके हैं। उनके स्मरणीय शब्दों का उल्लेख मात्र हिंदू महासभा के लाभार्थ ही नहीं, अपितु सभी के लाभ के लिए किया जा सकता है। उन्होंने जो कुछ कहा था वह यह है, कोट, मात्र बल प्रयोग अस्थायी है। ये एक हद तक ही कारगर हो सकता है और पुनः दमन की आवश्यकता को नहीं टाल सकता। उस राष्ट्र पर शासन नहीं किया जा सकता जिस पर सदा विजय पानी होती है। बल प्रयोग के बारे में दूसरी आपत्ति है अनिश्चितता। बल प्रयोग का परिणाम सदैव भय नहीं होता और सैन्य शक्ति विजय नहीं मानी जा सकती। यदि आप सफल नहीं तो आप संसाधन रहित हैं। समझौते के प्रयास असफल हो जाने पर बल प्रयोग का उपाय ही बचता है, परंतु बल प्रयोग की असफलता के बाद समझौते की कोई आशा ही नहीं रहती। कभी कभी उदारता में भी सत्ता और अधिकार लिए जाते हैं, परंतु निर्बल और अशक्त हिंसा के द्वारा भीख मांगकर उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। बल प्रयोग को लेकर एक अन्य आपत्ति यह है कि उसे कायम रखने के प्रयास मात्र से ही आप उद्देश्य को क्षति पहुंचा देते हैं। जिस बात यानी लोगों की निष्ठा प्राप्त करने के लिए आप लड़ रहे हैं, वह किसी चीज की पुनः प्राप्ति नहीं है, अपितु वह तो उसके मुकाबले तुच्छहीन उपभोग की हुई तथा बेकार की चीज है। अनकोट। अतः पाकिस्तान के मामले में दबाव को विकल्प मानना अकल्पनीय ही है। फिर मुसलमानों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हिंदू राष्ट्रवादी जो आत्मनिर्णय पर भरोसा करते हैं और ये पूछते हैं कि जब विश्व को छोटे छोटे राष्ट्रों के मामले में ये बात माननी पड़ी तो ब्रिटेन भारत को उससे कैसे वंचित रख सकता है, तो वे ब्रिटेन से यह भी तो नहीं कह सकते कि वह अन्य अल्पसंख्यकों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने से मना कर दे। हिंदू राष्ट्रवादी जो ये आशा करते हैं कि ब्रिटेन मुसलमानों पर पाकिस्तान की मांग त्यागने के लिए दबाव डाले, वे यह भूल जाते हैं कि विदेशी आक्रामक साम्राज्यवाद से राष्ट्रीयता की आज़ादी का अधिकार और बहुसंख्यक आक्रामक राष्ट्रीयता से अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। दोनों का एक ही आधार है। वे तो स्वतंत्रता के संघर्ष के दो पहलू हैं तथा उनका नैतिक आधार भी बराबर है। आक्रामक साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रवादी स्वतंत्रता के लिए अल्पमत के अधिकार को निष्फल बनाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मदद नहीं मांग सकते। अतएव इस मामले को सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। ब्रिटिश उनके लिए इस पर निर्णय नहीं ले सकते। ये पहला महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अखंड भारत पर एक केंद्रीय सरकार की स्थापना का विरोध ही पाकिस्तान की मांग का सार तत्व है। पाकिस्तान दो केंद्रीय सरकारों की परिकल्पना है, जिनमें से एक पाकिस्तान के लिए हो और दूसरी भारत के लिए। इससे उठने वाला दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पाकिस्तान का मसला नए संविधान की योजना बनाए जाने
और उसका आधार तय किए जाने से पहले ही हल हो जाना चाहिए। यदि भारत के लिए एक केंद्रीय सरकार होनी है तो इसके संवैधानिक ढांचे की रूपरेखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए केंद्रीय सरकारों की संवैधानिक ढांचे की रूपरेखा से अलग होनी होगी। ऐसी स्थिति में इस योजना को त्याग देना चाहिए अथवा दूसरी पारस्परिक सहमति से विकल्प के तौर पर बनाई जानी चाहिए, जैसा भी तय हो। ये सोचना नितांत मूर्खता होगी कि यदि पाकिस्तान की मांग फिलहाल दबा दी जाए तो वह फिर उभर ही नहीं सकेगी। मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान को दफनाना पाकिस्तान के भूत को दफनाने जैसा नहीं है। जब तक भारत के लिए एक केंद्रीय सरकार के प्रति पाकिस्तान का विरोध जारी रहेगा, तब तक पाकिस्तान का भूत भारत के राजनीतिक भविष्य पर अपनी अपशकुनी छाया डाले रहेगा। इस समस्या का कोई स्थायी समाधान भविष्य पर छोड़कर कोई अस्थायी समाधान निकालना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होगा। ऐसा करने का तात्पर्य रोग का निवारण करने के बजाय उसके लक्षणों को दबाना मात्र होगा। परंतु जैसा कि ऐसे मामलों में प्रायः होता है, रोग को टाल दिया जाता है और इस तरह से उसके पुनः संभवतः और अधिक उग्र रूप में उभरने को सुनिश्चित कर दिया जाता है। मेरी निश्चित राय है कि भारत की एक केंद्रीय सरकार का होना या ना होना कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे निपटा हुआ मान लिया जाए। ये मुद्दा भले ही अभी सजीव ना हो, लेकिन किसी न किसी दिन ये ज्वलंत रूप अवश्य लेगा। मुसलमान खुले तौर पर घोषित कर चुके हैं कि वे नहीं चाहते कि भारत में कोई एक केंद्रीय सरकार हो, और वे नितांत स्पष्ट शब्दों में अपनी ओर से इसके कारण भी बता चुके हैं। वे ऐसे 5 प्रांतों का उल्लेख करने में सफल रहे हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से मुस्लिम जनसंख्या बहुल है। इन प्रांतों में उन्हें ये संभावना दिखाई देती है कि मुसलमान वहां सरकार का गठन कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए उत्कंठित हैं कि इन प्रांतों में मुस्लिम सरकार की स्वायत्तता स्थापित रहे। इस धारणा से प्रेरित होकर भारत की एकमात्र केंद्रीय सरकार उनकी आंखों में खटकने लगी है। वे ये अनुभव करते हैं कि उनके मुस्लिम प्रांत एक ऐसी केंद्रीय सरकार के अधीन हो जाएंगे जिसमें हिंदुओं का प्रतिनिधित्व होगा और जिन्हें प्रशासन की देखभाल का ही नहीं अपितु इन मुस्लिम प्रांतों के प्रशासन में हस्तक्षेप का भी अधिकार होगा। मुसलमान ये महसूस करते हैं कि सारे भारत के लिए एक केंद्रीय सरकार पर सहमति व्यक्त करना मुस्लिम प्रांतीय सरकारों को एक हिंदू केंद्रीय सरकार के हाथों में सौंप देना होगा, और इसलिए यह आवश्यक है कि मुस्लिम प्रांतों के सृजन से जो भी लाभ मिले वह उन्हें केंद्र को हिंदू सरकार के अधीन करके गंवा न दे। अतः मुसलमान हिंदू केंद्रीय सरकार की निरंकुशता से बचने का यही रास्ता मानते हैं कि भारत में कोई एक केंद्रीय सरकार नहीं हो। ये विचार सर मोहम्मद इकबाल ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में व्यक्त किया है। क्या केवल मुसलमान ही केंद्रीय सरकार की स्थापना के विरोधी हैं? इस बारे में हिंदुओं के क्या विचार हैं? हिंदुओं में खुसर पुसर राजनीतिक चर्चा चल रही है कि भारत में स्थिर राजनीतिक ढांचे के रूप में केंद्रीय सरकार का होना आवश्यक है। इस तर्क या बात में कहाँ तक सच्चाई है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस चर्चा में 2 तथ्य हैं जो इस समय तो दबे हुए हैं, परंतु कुछ समय बाद ये दोनों प्रबल हो जाएंगे और केंद्रीय सरकार की संकल्पना से हिंदुओं को विमुख कर देंगे। हिंदू प्रांतों के बीच सांस्कृतिक विद्वेष की भावना पहला कारण है। हिंदू प्रांत किसी भी लिहाज से एक सुखद परिवार नहीं है। ये नहीं माना जा सकता कि सिखों में बंगालियों अथवा राजपूतों या मद्रासियों के प्रति कोमलता का कोई भाव है। बंगाली केवल स्वयं को प्रेम करता है, मद्रासी अपनी ही दुनिया से बंधे हैं। जहां तक मराठों का सवाल है, कौन नहीं जानता कि मराठे, जिन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विध्वंस किया था, भारत के शेष हिंदुओं के लिए ही आपदा बन गए थे, जिन्हें उन्होंने सताया और लगभग 1 शताब्दी तक अपने अधिकार में रखा। हिंदू प्रांतों की कोई साझा परंपरा और हित भी नहीं है जो उन्हें एक सूत्र में बांधे रखें। दूसरी ओर भाषा, जाति और अतीत से जुड़े विवाद प्रभावी ताकतें हैं जो उन्हें विभाजित किए हुए हैं। ये सच है कि हिंदू संगठित होते जा रहे हैं और उनमें एक संयुक्त राष्ट्र बनने की भावना बलवती हो रही है, परंतु ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वे अभी एक राष्ट्र बने नहीं हैं। वे एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है और इससे पहले कि यह प्रक्रिया पूर्ण हो, एक ऐसा आघात भी लग सकता है जो 1 शताब्दी के तमाम किए धरे पर ही पानी फेर दे। दूसरा कारण वित्तीय पक्ष है।
इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार को चलाने के लिए भारतीयों को क्या कीमत चुकानी पड़ती है और हर प्रांत को औसतन कितना बोझ उठाना पड़ता है। ब्रिटिश भारत का कुल राजस्व 1,94,64,17,926 रुपये प्रति वर्ष है। इस राशि में से प्रांतीय संसाधनों के प्रांतीय सरकारों की वार्षिक आय 73,57,50,125 रुपये है और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय संसाधनों के प्राप्त राजस्व 1,21,06,67,801 रुपये है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि केंद्रीय सरकार भारतीय जनता से कितना धन वसूलती है। जब कोई ये विचार करता है कि केंद्र सरकार केवल शांति बनाए रखने पर ही ध्यान देती है और जन विकास के कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि लोग ये पूछने लगें कि क्या ये ज़रूरी है कि वे शांति खरीदने भर के लिए ही इतनी भारी कीमत चुकाएं। इस संबंध में ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि प्रांतों में लोग वस्तुतः भुखमरी की स्थिति झेल रहे हैं और प्रांतों के पास ऐसा कोई भी साधन शेष नहीं है जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें। केंद्रीय सरकार को चलाने का जो ये भार भारत के लोगों को वहन करना पड़ता है, उसका प्रांतीय विभाजन बहुत विषम है। केंद्रीय राजस्व के स्रोत हैं 1. सीमा शुल्क, 2. उत्पादन कर, 3. नमक, 4. मुद्रा, 5. डाक और तार, 6. आयकर और 7. रेलवे। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित लेखाओं से उसके 3 स्रोतों अर्थात मुद्रा, डाकतार और रेलवे से आय का वितरण कर पाना कठिन है। केवल अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा ही प्रांतवार जाना जा सकता है, जिनके आंकड़े नीचे दी जा रही तालिका में दिए गए हैं। नरेटर्स कमेंट। तालिका के लिए पुस्तक देखें। एंड ऑफ नरेटर्स कमेंट। उपरोक्त तालिका से ये स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार का पोषण करने का भार विपुल ही नहीं है, बल्कि ये स्पष्टतः विभिन्न प्रांतों पर असमान रूप से पड़ता है। बंबई प्रांतीय सरकार करीब 12 करोड़ 44 लाख रुपए जुटाती है, जबकि उसके मुकाबले केंद्र सरकार बंबई से 22 करोड़ 53 लाख रुपए जुटाती है। बंगाल सरकार 12 करोड़ 76 लाख रुपए जुटाती है, जबकि केंद्र सरकार बंगाल से 23 करोड़ 79 लाख रुपए जुटाती है। सिंध सरकार करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए जुटाती है, जबकि केंद्रीय सरकार उससे 5 करोड़ 66 लाख रुपए जुटाती है। आसाम सरकार लगभग 2.5 करोड़ रुपए जुटाती है, परंतु केंद्र सरकार आसाम से लगभग 2 करोड़ रुपए जुटाती है। जहां केंद्रीय सरकार का इन प्रांतों पर इतना अधिक आर्थिक बोझ है, वहीं अन्य प्रांत केंद्रीय सरकार को प्रायः नगण्य अंशदान करते हैं। पंजाब अपने लिए जहां 11 करोड़ रुपए जुटाता है, वहीं केंद्र सरकार को मात्र 1 करोड़ रुपए देता है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में प्रांतीय राजस्व लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, जबकि वह केंद्र सरकार को सिर्फ 9,28,000 रुपए देता है। यूपी यानी संयुक्त प्रांत 13 करोड़ रुपए जुटाता है, परंतु केंद्र को उसका अंशदान मात्र 4 करोड़ रुपए है। बिहार अपने लिए 5 करोड़ रुपए संग्रह करता है, जबकि केंद्र को सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए देता है। मध्य प्रांत और बरार की कुल वसूली 4 करोड़ है और केंद्र को वह 31 लाख रुपए देता है। इस वित्तीय पक्ष पर अभी तक ध्यान ही नहीं दिया गया है, परंतु ऐसा समय आ सकता है जब भारत में केंद्रीय सरकार के प्रबल समर्थक हिंदुओं के लिए भी वित्तीय मामले देशभक्तिपूर्ण भावनाओं पर भारी पड़ जाएं। यह भी संभव है कि किसी दिन सांप्रदायिक लिहाज से मुसलमान और वित्तीय लिहाज से हिंदू केंद्रीय सरकार को समाप्त करने के लिए हाथ मिला लें। यदि ऐसा होना है तो नए संविधान की नींव रखे जाने से पहले ही हो जाना बेहतर होगा। यदि ऐसा उस नए संविधान की नींव पड़ने के बाद होता है, जिसमें एक केंद्रीय सरकार के गठन की अवधारणा हो, तो ये बहुत भयानक होगा। इसके दुष्परिणाम स्वरूप जहां भारत की एकता बनाए रखना असंभव होगा, वहीं हिंदू एकता की सुरक्षा भी असंभव हो जाएगी। जैसा कि मैंने इंगित किया है, हिंदू प्रांतों में भी परस्पर बहुत ज्यादा परिपुष्टता नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है वह भी यदि नष्ट हो गई तो ऐसा कोई तत्व नहीं बचेगा जो हिंदू प्रांतों को भी एकजुट रख सके। अतएव इसी कारण भारतीयों को योजना बनाने और नींव रखने से पहले जिसके लिए संवैधानिक ढांचा खड़ा किया जाना है,
ये देखना होगा कि क्या यह ढांचा अस्थायी है अथवा स्थायी। एक बार जब अकेली नींव पर, जिस पर एक से दूसरे छोर तक शहतीरें बिछाई गई हों, पूरा ढांचा रुक गया और उसके बाद यदि उसका एक भी हिस्सा शेष से अलग किया गया तो वह कलकों को निकाल फेंकेगा और उससे सारा भवन ही डगमगा जाएगा और ढांचे के उन भागों में भी जिन्हें समग्र रूप में एक रखा जाना परिकल्पित था, दरारें पड़ जाएंगी। और अगर उन्हें जोड़ने वाला सीमेंट भी घटिया स्तर का हो तो दरारें पड़ने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। भारत के मामले में ऐसी ही स्थिति है। यदि समग्र भारत को एक मानकर नया ढांचा तैयार किया जाए या उसके आधार पर ढांचा खड़ा किया जाए और उसके बाद भारत पाकिस्तान की पृथकता के सवाल के तहत हिंदुओं को झुकना पड़े और उस अलगाव को प्रभावी करने के लिए उसमें बदलाव जरूरी हुआ, तो उससे सारा ढांचा ही चरमरा कर गिर सकता है। मुस्लिम बहुल प्रांतों की आकांक्षा बड़ी आसानी से हिंदू बहुल प्रांतों को भी प्रभावित कर सकती है और मुस्लिम प्रांतों द्वारा पैदा की गई अलगाववादी भावना से चारों ओर विघटन हो सकता है। इतिहास में संविधान संबंधी विखंडन के खतरे उपस्थित होने के उदाहरण कम नहीं है। अमेरिकी संघ के दक्षिणी राज्यों का उदाहरण भी उपलब्ध है। नेटाल हमेशा इस बात के लिए उत्कंठित रहा है कि वह दक्षिणी अफ्रीकी संघ से बाहर आ जाए और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने हाल में ही ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रकुल से अलग होने के लिए आवेदन किया था, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली। इन मामलों में वास्तविक विघटन नहीं हुआ और जहां हुआ वहां शीघ्र ही उसका समाधान कर दिया गया। मगर भारतीय इतने भाग्यशाली होने की आशा नहीं कर सकते। उनका भविष्य तो चेकोस्लोवाकिया जैसा ही हो सकता है। पहली बात तो यह है कि ये आशा संजोना निरर्थक ही होगा कि यदि मुस्लिम प्रांतों द्वारा हिंदू प्रांतों से अलग होने के कारण भारतीय संविधान का विघटन हुआ तो यह संभव हो सकेगा कि अलग होने वाले उन प्रांतों को फिर से साथ आने को मनाया जाए, जैसा कि अमेरिका में गृह युद्ध के बाद किया गया था। दूसरे, यदि नया भारतीय संविधान औपनिवेशिक संविधान बना और यदि नया संविधान बन जाने के बाद विघटन हुआ तो ऐसे विघटन से स्वयं ब्रिटिश भी संविधान को नहीं बचा सकेंगे। अतएव ये अपरिहार्य लगता है कि नया संविधान बनाए जाने से पहले ही पाकिस्तान के बारे में निर्णय हो जाए। पाकिस्तान यदि निश्चय ही एक ऐसी योजना है जिसे संविधान के आगामी संशोधन के अवसर पर हल करना होगा और यदि उसके बारे में निर्णय से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है तो मामले की समुचित समझ के बिना ही उस ओर बढ़ना एक भयानक भूल होगी। मुझे याद है कि संवैधानिक कानून संबंधी गोलमेज सम्मेलन में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों की अनभिज्ञता के संबंध में ऑब्जर्वर के श्री गार्विन को ये टिप्पणी करनी पड़ी थी कि साइमन कमीशन भारत पर रिपोर्ट लिखने के बजाय यदि भारत की संवैधानिक समस्याओं के बारे में और विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के बारे में रिपोर्ट देता तो बेहतर होता। मुझे मालूम है कि उन प्रतिनिधियों के लिए जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया था ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये उस कमी को दूर करने का प्रयास है और जैसा कि मेरा विश्वास है एक प्रासंगिक सामग्री के तौर पर इसका स्वागत है। ये पुस्तक सामयिक है या नहीं, इस बारे में इतना ही कहना पर्याप्त होगा। जहां तक दूसरा सवाल है कि यह पुस्तक पठनीय है या नहीं, कोई भी लेखक अगस्टाइन वेरेल के इन शब्दों को नहीं भूल सकता। कोट, रसोइयों, योद्धाओं और लेखकों के बारे में फैसला उनके कार्यों के परिणामों जैसे स्वादिष्ट भोजन, विजय, अच्छी पुस्तकों के आधार पर किया जाना चाहिए। यही हमारी मांगे हैं। हमें उनकी सामग्री, तरीकों और उपायों से कोई सरोकार नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमें रसोई, परिषद या अध्ययन कक्ष में झांकने की अनुमति दी जाए। रसोइया अपने बर्तन का चाहे जिस तरह उपयोग करे, योद्धा अपने जवानों को चाहे जैसे तैनात करे, लेखक अपनी सामग्री का चाहे जैसे प्रयोग करे और अपने प्रतिपाद्य विषय को चाहे जैसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करे, लेकिन भोजन के सामने आने पर हम यही सवाल करते हैं कि क्या यह स्वादिष्ट है। युद्ध लड़ा जाता है तो यही प्रश्न सामने आता है कि कौन विजयी हुआ, और जब पुस्तक प्रकाशित होती है तो भी यही प्रश्न उठता है कि क्या वह पठनीय है। लेखकों को यह याद दिलाने की जरूरत पड़ सकती है कि उनका पहला दायित्व यह है कि वे ऐसा लिखें जो सम्मत हो। कुछ बहुत नागवार लोग ऐसा करने में सफल रहे हैं। अतएव किसी के लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी लेखक, भले ही वह गंभीर हो अथवा खुश मिजाज,
उसे अपनी पुस्तक को यथासंभव रोचक बनाने के प्रयास करने चाहिए। पढ़ना कर्तव्य नहीं है और इसलिए उसे नापसंदीदा करार देने में भी कोई सार नहीं है। कोई भी किसी व्यक्ति की पुस्तक को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं है। अनकोट। मैं इस बारे में पूर्णतः सजग हूं, परंतु मैं इसे लेकर परेशान नहीं हूं। यही बात दूसरी पुस्तकों पर भी लागू हो सकती है, परंतु पाकिस्तान के बारे में किसी पुस्तक के मामले में नहीं। प्रत्येक भारतीय को जो अपने देश को मार्ग पर आगे ले जाना चाहता है, पाकिस्तान पर पुस्तक पढ़नी चाहिए, और यदि ये नहीं तो कोई और पुस्तक पढ़े। यदि कोई पुस्तक पढ़ने में रोचक नहीं लगे, अर्थात उसकी सामग्री रोचक नहीं हो, तो पाठकों को इसमें दो बातें तो मिलेंगी ही, जिनके अच्छा होने के बारे में मैं आश्वस्त हूं। पहली बात यह है कि सामग्री अच्छी होगी। पुस्तक में ऐसी सामग्री है कि जो पाठक के लिए सहायक होगी और उसकी पहुंच वहां सहज ही हो जाएगी, जिसके लिए उसे काफ़ी कुछ परिश्रम करना पड़ता। वस्तुतः पाठक ये पाएगा कि पुस्तक में पिछले 20 वर्षों के दौरान भारत का जो राजनीतिक और सामाजिक इतिहास रहा है, उसका सार उपलब्ध है, जिसका जानना प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक है। दूसरी बात यह कि वह यह भी अनुभव करेगा कि इसमें पक्षपात नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की योजना के सभी पक्षों को स्पष्ट करना है, उसकी वकालत करना नहीं। इसका लक्ष्य स्पष्ट करना है, विचार लादना नहीं। परंतु ये कहना प्रवंचना ही होगा कि पाकिस्तान के बारे में मैंने कोई राय प्रकट नहीं की है। मैंने अपनी राय दी है, उनमें से कुछ बातों को अभिव्यक्त किया है, अन्य को एकत्र करना होगा। मगर दो बातें मेरे दृष्टिकोण के बारे में साफ तौर पर कही जा सकती हैं। पहली बात यह है कि जहां से राय व्यक्त की गई है वहां उनके बारे में तर्क भी दिए गए हैं। दूसरी ये है कि जो विचार हैं वे निश्चय ही प्रचलित पूर्वाग्रह से बंधे हुए नहीं हैं। वे वास्तव में विचार हैं, दृष्टिकोण नहीं है। दूसरे शब्दों में, मैं एक खुला दिमाग रखता हूं, यद्यपि खाली नहीं। खुले सोच वाले व्यक्ति को सदैव सराहा जाता है, जबकि ऐसा हो सकता है। साथ ही ये भी चाहिए कि खुला दिमाग खाली दिमाग भी हो सकता है, और ऐसा खुला दिमाग यदि सुखद स्थिति में है तो किसी व्यक्ति के लिए नितांत घातक भी हो सकता है। खाली मस्तिष्क वाले व्यक्ति को महाविपदा आसानी से ग्रसित कर सकती है। ऐसा व्यक्ति तो एक ऐसे जहाज की तरह है जिसमें ना तो मस्तूल होता है और ना पतवार। वह दिशाहीन है। ऐसा जहाज सागर में तैर तो सकता है, परंतु दिशाहीनता के कारण किसी चट्टान से टकराकर टूट भी सकता है। पाठक यह अनुभव करेगा कि जहां मैंने उसके सामने सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सामग्री उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत की है, वहीं अपना दृष्टिकोण उस पर थोपने की चेष्टा नहीं की है। मैंने संबंध मामले के दोनों पक्षों को उसके सामने पेश कर दिया है और ये बात उसी पर छोड़ दी है कि उसकी राय क्या है। पाठकों को ये शिकायत हो सकती है कि संबंध तथ्यों को प्रस्तुत करने में मैं कुछ उत्तेजित रहा हूं। मैं इस बारे में सचेत हूं। मुझ पर ऐसा आरोप लगाया जा सकता है। इस आरोप को मैं खुलकर और खुशी से स्वीकार करता हूं और खेद भी व्यक्त करता हूं। पर इस संबंध में मेरा स्पष्टीकरण यही है कि मेरा इरादा किसी को आघात पहुंचाने का नहीं रहा है। मेरा एक ही उद्देश्य है, और वो ये कि जिस विषय पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है उसकी ओर उदासीन और लापरवाह पाठक को भी ध्यान देने के लिए बाध्य करूं। पाठकों से मेरा यही अनुरोध है कि मेरे बारे में वे किसी भी क्षोभ को एक ओर रखकर अपने को इस महत्ती मुद्दे पर केंद्रित करें, और ये मुद्दा है पाकिस्तान बने या ना बने।